सर आज की इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि मल्टीपल अलग अलग टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और यकीन माने जो भी पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई मार्केट के अंदर लगातार जो सेलिंग चल रही है, तो ये तो सेलिंग चल ही रही है। उसके बाद इंडियन मार्केट के अंदर गिरावटों के और भी बहुत सारे रीजंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी दूसरी जगहों से वीडियो और आर्टिकल के माध्यम से आपने देख चुका होगा कि भाई क्यों गिरावटें हो रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिसके बारे में कोई नहीं बातें कर रहा है, लेकिन यकीनन इंडियन इक्विटी मार्केट पे उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। समझ रहे हैं। हम थोड़ी सी बात डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी करेंगे, क्योंकि उसने इस तरीके की बात की है जो मजबूरी बनती है कि भाई आपको इन्फॉर्म किया जाए कि हकीकत क्या है। समझ रहे हैं। और वो भी हमारे देश के लिए एक रीज़न है जिससे कुछ हद तक बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक के इन्वेस्टर्स में दूरियां बढ़ी है। समझ रहे हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर मार्केट के हालात को अगर आप परखने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि भाई मार्केट में अभी हालात अच्छे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा है। और किसी इंडेक्स, किसी भी सेक्टर से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मतलब कोई भी ऐसा एक सेक्टर नहीं है जहां पर कंसिस्टेंटली माहौल ठीक हो, जहां पर कंसिस्टेंटली या फिर ज़्यादातर गिरावटें न हो रहे हों। ज़्यादातर सेक्टर ऐसे हैं जहां पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद गिरावटें हो ही रही है, और मैक्सिमम जगह ऐसी हैं जहां पर लगातार गिरावटें हो रही है। तो इन गिरावटों का जो सबसे मेन रीज़न है वो हम और आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि भाई FIIs की जो सेलिंग है वो रुक नहीं रही है। और FIIs की सेलिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक इंडियन मार्केट में अगर हम इन चीज़ों को लेकर संभलने की कोशिश करें और गिरावट से बचने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि आजकल मैं आपको सही बताऊं तो हर देश के लिए, जैसे हमसे बड़ी जो 3-4 इकोनॉमी है, जैसे US हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, उसके बाद जर्मनी, जापान, ये 4 जो हमसे बड़ी इकोनॉमी हैं, इन कंट्रीज़ के साथ भी यही चीज़ है। समझ रहे हैं। मतलब बाहर का निवेशक आना चाहिए, बाहरी पैसे आना चाहिए मार्केट के अंदर, और ये देश की ग्रोथ, देश की GDP, उसके बाद स्टॉक मार्केट, इन तमाम तो चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो रुक नहीं रही है, मतलब FIIs की सेलिंग। लेकिन एक और भी इम्पोर्टेंट बात आती है। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत करके आया US के अंदर। समझ रहे। और अच्छी खासी मैच्योरिटी वहाँ पर उनको देखने को मिली कि मेजोरिटी में उनको वोटिंग मिली है। समझ रहे। तो ये सारी बातें, खैर वो जीत कर आ गया बंदा, लेकिन अब वो टैरिफ वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है ना, उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, लेकिन अपने देश के ऊपर जो टैक्स है, अपने देश के नागरिक के ऊपर जो टैक्स है, उसको वो कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ज़रा आप गौर करके देखिए। वीडियो अगर आप छोड़कर चले जाते हैं तो यकीनन आप अधूरा नॉलेज ही लेकर जाते हैं। आप जिसकी भी देखते हैं पूरी देखें, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, एक सिंपल आदमी, बहुत ही आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और सर पूरी तरह मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप इस बात को पकड़ लेंगे और वही चीज़ आप एग्जैक्ट समझेंगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूं। सोच कर देखिए, बहुत ही आसानी से एक बंदा कमाता है। समझ रहे हैं। सबसे पहले अगर वो कमा रहा है तो इनकम टैक्स पे करता है। समझ रहे हैं। इनकम टैक्स पे करने के बाद जो बचा हुआ कैपिटल है, जो एक इंसान के पास बचा हुआ रकम है, उसमें से अगर FD में निवेश करें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि टैक्सेस लगते हैं, लेकिन रिटर्न्स उसमें उतने हाई फाई मिलते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर इक्विटी में आए तो इक्विटी का अगर देखें, म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो पहले तो टैक्स था ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके पहले 10%, उसके बाद इसको और 12%, 12.5% कर दिया गया। समझ रहे हैं। 12.5% कर दिया गया। तो मतलब कहने का ये है, सिंपल वे में अगर कहा जाए तो भाई एक आदमी कमा रहा है, टैक्स पे कर रहा है, उसके बाद कहीं पर निवेश कर रहा है तो फिर वहाँ पर टैक्स पे करना है। फिर जिस दिन उसको वो रिडीम करेगा और उसके बाद अपने बच्चों के लिए एक बिस्किट तक इंडिया में ख़रीद रहा है तो उस पर भी उसको टैक्स लग रहा है। या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हकीकत है ये। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक बिस्किट खरीदते हैं ना, या एक 5 रुपए की जो चीज़ खरीदते हैं ना, वहाँ पर भी आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो अब पॉइंट पे आइए, अब हमारे लिए इसमें समझने वाली बात क्या है और आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिंपल बात है, आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ और हमारे लिए पॉइंट की बात ये है यहाँ पर कि भाई दूसरे देशों के अंदर
टैरिफ लगाने की बात हो रही है और अपने नागरिक पर से टैक्स हटाने और कम करने की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर उसका ऑपोजिट चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सोच कर देखिए FIIs क्यों आएंगे। FIIs भाई आते हैं पैसे बनाने के लिए। वो किसी भी देश में निवेश करता, पैसे से मतलब उसको उस देश से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया में जब तक पैसे बना तब तक इंडिया के अंदर रहा। उसको लगा भाई अब चाइना में बन सकता है तो चाइना के अंदर गया वो। उसके बाद एक और भी रीज़न है इंडिया के अंदर। सोचिए चाइना के अंदर उसको टैक्सेशन कम लग रहे हैं या फिर US के अंदर उसको टैक्स कम लग रहे हैं, इंडिया के अंदर उसकी कमाई पे टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो भाई उसकी कमाई में से बचना तो चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा टैक्स ही लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा जो है ना इन्वेस्टर्स के अंदर नेगेटिविटी फैल रही है और बहुत सारे लोग इसको कवर भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको समझ भी रहे हैं। हम दूसरे देश की क्या बात करें, खुद हमारे इंडिया के जो नागरिक हैं, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर, जब टैक्स को बढ़ाया गया था म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी टैक्स को 12.5% 20% किया गया था, उस टाइम पर भी इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन हमारे अंदर होता क्या कि हम भूल जाते हैं, रेगुलर हम आवाज़ उठाते नहीं हैं। हम कुछ दिनों तक वो आवाज़ उठाते हैं, कुछ दिनों तक हम उन चीज़ों को लेकर फाइट करते हैं या फिर बातें करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा कीमती बात मैं बताने वाला हूँ, बहुत महंगी बात मैं बताने वाला हूँ। देखिए इंडियन मार्केट में किस हद तक की गिरावट हो चुकी है, ये आपको कहने और सुनने और बताने और कहने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पोर्टफोलियो का तो बिल्कुल बद से बदतर हाल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लार्ज कैप में अक्टूबर के महीने में जो इनफ्लो आया है वो कितना आया है पता है आपको? 3,452 करोड़ का, 3,452 करोड़ का। मिड कैप में जो इन्फ्लोज आया है वो 4,683 करोड़ का आया है। उसके बाद स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो 3,772 करोड़ का इन्फ्लोज आया है। देखिए एक बात समझने वाली है, मार्केट में पिछले महीने में यानी अक्टूबर के मंथ में किस हिसाब किताब से गिरावट हुई है वो आपको कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे रीजन्स से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर गिरावटें हुई हैं, समझ रहे हैं। और इसके बावजूद भी, इतनी गिरावटों के बावजूद भी आप देखें तो इनफ्लोज सितंबर के जो मंथ है ना, वहाँ से कई मतलब गुना ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा है। आप सोच कर देखें तो परसेंटेज वाइज आप देखें तो 50%, 23%, इस तरह के परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे मंथ से ज़्यादा है। और उससे भी बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ कि पूरे म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो AUM था ना, 34,000 करोड़ से वो अपार होकर कितना पहुंच गया? 44 हज़ार करोड़ पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब SIP के रेशियोज़ की अगर हम बात करें, जो SIP स्टॉपिंग की जो रेशियो है वो 60% है अभी भी। मतलब 100 SIP अगर हो रही है तो नए पुराने जो SIP चल रही होती है, नए पुराने दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो टोटल मिलाकर 60% रेशियोज़ है, जिस 60% के तहत SIP बंद भी हो रहे हैं। मतलब SIP बंद होते हैं 60%, समझ रहे हैं, क्लोजिंग के SIP। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपने गोल को कंप्लीट कर लिए, जिनके गोल कंप्लीट हो गए, और बहुत सारे लोग ये हैं जो रीबैलेंस वगैरह कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मार्केट की गिरावटों के डर की वजह से भाग रहे हैं, डर की वजह से भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई इन्फ्लोज इतना ज़्यादा आया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो इसका यह मतलब है कि इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो समझने लगे हैं इस बात को कि भाई गिरावट के टाइम पे पैसे हमें डालने होते हैं, निकालने नहीं होते हैं। और ये पिछले 3-4 साल 5 साल का अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जिस मंथ में ज़्यादा गिरावट होती है, इनफ्लोज उसमें ज़्यादा आता है। और वो इनफ्लोज कैसे आता है? लमसम के ज़रिए आता है, SIP के ज़रिए नहीं आता है। लमसम के ज़रिए जो आने वाले इनफ्लोज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा अक्टूबर का डाटा वगैरह दिखला रहा है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि लोग बहुत हद तक के समझदार हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग हो रहे हैं। और अभी भी बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको इन बातों का ख्याल नहीं है, और ख्याल भी है तो उन्हें समझ में नहीं आता है, वो रुक नहीं पाते मार्केट में, वो डर कर निकलते ही निकलते हैं। तो ये सारी खबरें थी, ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जो लेकर मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।